You beat cancer by how you live and in the manner in which you live. Live your life by your own terms, not cancer's. Hello and welcome, I'm Sneha Gupta and today we are going to talk about blood cancer. हमारी आजकल की बिजी लाइफस्टाइल ने ना सिर्फ हमें मेंटली अनहेल्दी बना दिया है बल्कि फिजिकली भी हम अनहेल्दी होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हम छोटी छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज करते हुए किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक है ब्लड कैंसर, जिसके होने का पता लगते ही इंसान यही मानने लगता है कि इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है और ये जानलेवा होती है। ब्लड कैंसर वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, पर किस एज में इसका खतरा ज़्यादा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस तरह के कई सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हिमेटो ऑन्कोलॉजी से जुड़े हुए सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर R.K. चौधरी। डॉक्टर चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर चौधरी, सबसे पहले यही सवाल बनता है कि ये ब्लड कैंसर क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा ब्लड बनता कहाँ है। तो हमारा जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो बनता है। बोन मैरो बेसिकली जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, जो हमारी हड्डियाँ होती है, उसके अंदर का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको हम बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो बेसिकली ब्लड की फैक्ट्री है जहाँ से ब्लड बनता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड में जब हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड क्या होता है। तो मेनली पब्लिक के लिए ब्लड 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। 3 कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमें शरीर में ताकत देता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमें कमजोरी महसूस होती है। दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो वो होता है वाइट सेल्स या WBC काउंट्स। ये सेल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी मतलब इन्फेक्शन से बचने की जो ताकत होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड जो होता है वो होता है प्लेटलेट्स। ये 3 कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, और इन्हीं में कुछ गड़बड़ होने से, ऊपर नीचे होने से ब्लड कैंसर होने के रिस्क रहते हैं। जो हम आमतौर पे ब्लड कैंसर की बात करते हैं वो वाइट सेल की बीमारी है। वाइट सेल जो होते हैं उसमें कमी या ज़्यादा होने की वजह से ये बीमारी ब्लड कैंसर की होती है। कैंसर जो हमारे और बॉडी पार्ट्स में होते हैं वो कहते हैं कि ट्यूमर हो जाना, ये हो जाना, लेकिन ब्लड एक लिक्विड चीज़ है, उसमें ट्यूमर नहीं हो सकता। तो किस तरीके से ये ब्लड कैंसर? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड कैंसर और बाकी के कैंसर में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ होती है। जब हम बात करते हैं ट्यूमर की, तो ट्यूमर का मतलब होता है शरीर में गांठ। वो गांठ कैंसर की हो भी सकती है और कैंसर की नहीं भी हो सकती है। तो ट्यूमर और कैंसर एक चीज़ नहीं है। कैंसरों को बेसिकली हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक सॉलिड कैंसर जो हमारे ऑर्गन्स में होता है, जैसे कि लंग का कैंसर, ब्रेन का कैंसर या ब्रेस्ट का कैंसर या किडनी का कैंसर। दूसरा लिक्विड कैंसर। लिक्विड कैंसर मतलब जो ब्लड के कैंसर्स होते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो ट्यूमर का शब्द का यूज़ होता है वो सॉलिड कैंसर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन ब्लड कैंसर में ऐसा कोई ट्यूमर नहीं बनता, ऐसी कोई गांठ नहीं बनती, इसलिए ट्यूमर का नॉर्मली ब्लड कैंसर के साथ यूज़ नहीं होता। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि ब्लड कैंसर जो वाइट सेल्स होते हैं उसमें ऊपर नीचे होने से या उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई भी डिफेक्ट होने से ये कैंसर होता है। इसमें होता क्या है कि जो वाइट सेल होती है उनका जेनेटिक लेवल पे डिफेक्ट हो जाता है। जेनेटिक लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे सेल्स का रेगुलेशन होता है, उनका डिवीजन होता है। सेल्स 2 से 4 बनेगी या 4 से 8 बनेगी, वो मॉलिक्यूलर लेवल या जेनेटिक लेवल पे डिसीजन होता है। जहाँ भी मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफेक्ट आ गए, ये TLC तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। TLC या वाइट सेल बोलो, और ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। मतलब मल्टीप्लाई जो वो होते हैं वो बहुत फास्ट होने लग जाते हैं। बहुत फास्ट भी होते हैं और इरेगुलर भी हो जाते हैं। अच्छा। नॉर्मली हमारा जो भी डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, वेल कंट्रोल होता है। हमारा जेनेटिक लेवल पे डिसाइड हो जाता है कि यहाँ ये इतना ही बढ़ेगा। जैसे हमारी फिंगर या थंब या फिंगर की लेंथ कितनी होगी, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे डिसाइड हो जाता है। जब ये मॉलिक्यूलर लेवल खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है। तो TLC जैसे नॉर्मली हमारे 4000 to 11,000 हो जाती होनी चाहिए, लेकिन जब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफेक्ट हो जाते हैं तो ये लाखों में बढ़ जाती है। जो वाइट सेल है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो जाती है। ये होने से शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर एक फैक्ट्री है जहाँ पे हीमोग्लोबिन भी बन रहा है, वाइट सेल भी बन रही है और प्लेटलेट भी बन रही है। बोन मैरो को कहा जा सकता है कि एक फैक्ट्री है जो सारी चीजें बना रही है। एग्जैक्टली, बोन मैरो हमारी एक फैक्ट्री है जहाँ पे ब्लड बनता है। ब्लड का हीमोग्लोबिन, वाइट सेल एंड प्लेटलेट बनते हैं। अगर वहाँ पे डिफेक्ट की वजह से वाइट सेल बनने लग गए तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट नहीं बनेंगे, उनका स्पेस ही नहीं रहेगा, क्योंकि सारी जो मशीनरी है वो उसको बनाने में लग गई। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, प्लेटलेट की कमी हो जाएगी। तो ये जो सेल्स आप बता रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इनकी इरेगुलरिटी जो है, मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है, उसमें अगर गड़बड़ी आ जाए तो इसी को हम ब्लड कैंसर कहते हैं।
इसी को हम ब्लड कैंसर कहते हैं। जी, तो ये तो बहुत मेडिकली टर्म में आपने बताया डॉक्टर। आम जनता, अगर आम पब्लिक जानना चाहे तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके के लक्षण आम जनता देखे कि तो उनको पता चले कि ये ब्लड कैंसर है? देखो बहुत ही आसान है इस चीज़ को, जैसा मैं बता रहा था कि वाइट सेल बन गए, वाइट सेल बहुत ज़्यादा बन रहे, तो ऑब्वियसली जगह ही नहीं बनी या मशीनरी नहीं बनी या न्यूट्रिएंट ही नहीं बने कि हीमोग्लोबिन बने या प्लेटलेट बने। तो उस फैक्ट्री या बोन मैरो में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, प्लेटलेट की कमी हो जाएगी और वाइट सेल बहुत ज़्यादा बने। तो जो सिम्टम आते हैं हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से शरीर में कमजोरी आने लग जाती है। जी, इंसान जो पहले ज़्यादा काम करता धीरे धीरे अपना काम कम करने लग जाता है, एनीमिक भी कहते हैं, जिसको एनीमिक भी कहते हैं, एनीमिक हो जाने। हाँ हाँ हाँ। दूसरा प्लेटलेट की कमी हो जाती है, और अगर प्लेटलेट कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग की रिस्क हो सकती है। इंसान को ब्लीडिंग होने लग जाती है, जैसे इसके स्किन में धब्बे, लाल लाल कलर के चकते बन गए, या नाक से ब्लीडिंग होने लगी, या नेचुरल ऑरिफिसेस से ब्लीडिंग होने लगी है, लैट्रिन के रास्ते ब्लीड हो गया, पेशाब के रास्ते खून का आ जाना, इस तरीके से हो जाती है। वाइट सेल जो बनते हैं वो एबनॉर्मल बनते हैं, नॉर्मल नहीं बनते हैं। वाइट सेल का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। जो जब वाइट सेल नॉर्मल नहीं बन के एबनॉर्मल बनते तो बॉडी में बार बार इन्फेक्शन लग सकता है जी। तो फिर इन्फेक्शन के सिम्टम आ जाएंगे, जैसे चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया तो खांसी होने लग गई है, सांस फूलने लग गया। तो इस तरीके के हम सिम्टम को हम समराइज करें तो कमजोरी आ जाना, ब्लीडिंग हो जाना, या बार बार इन्फेक्शन का हो जाना। जी, तो ये शुरुआती दौर के लक्षण हो सकते हैं। तो ये जो बोन मैरो बायोप्सी होता है वो क्या होता है डॉक्टर चौधरी? ये बोन मैरो बायोप्सी एक प्रोसीजर होता है जो इस ब्लड कैंसर को डायग्नोसिस को एस्टेब्लिश करने के लिए होता है। जब भी हमारे पास इस तरीके का कोई पेशेंट आता है जिसका हीमोग्लोबिन कम हो चुका होता है या वाइट सेल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमारा पहला शक जाता है कि हाँ ये शायद ब्लड कैंसर का पेशेंट हो सकता है। तो पहला काम एज ए डॉक्टर, एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट हमारा ये होता है कि उसका बीमारी का पता करना कि वास्तव में उसको ब्लड कैंसर है या ब्लड कैंसर नहीं है। जी। ये डायग्नोसिस करने के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, और उन टेस्ट में एक बोन मैरो बायोप्सी का भी टेस्ट होता है। बोन मैरो बायोप्सी में हम बोन में से बोन मैरो जो होता है उसका एक सैंपल निकालते हैं और उसको टेस्ट के लिए लैब में भेज देते हैं, उसी को बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बेसिकली रीढ़ की हड्डी के पीछे हिस्से में होता है, नॉट रीढ़ की हड्डी, बल्कि कोई भी लॉन्ग बोन्स होती है। नॉर्मली हम पेल्विक बोन्स जो होती है, पेल्विक बोन में से बोन मैरो की बायोप्सी लेते हैं। अच्छा, दैट्स द मोस्ट फेवर्ड साइट जहाँ से बोन मैरो की बायोप्सी ली जाती है। जी, तो ये शुरुआती लक्षण यही सारे होते हैं? शुरुआती लक्षण यही होते हैं जी। ब्लड कैंसर में कई बार कोई ऐसा भी पैटर्न है कि किसी एज में पर्टिकुलर ज़्यादा होता है या किसी भी एज में हो सकता है? देखो ब्लड कैंसर वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है। अगर 1 या 2 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र में किसी को ब्लड कैंसर हो सकता है। लेकिन जो अलग अलग एज में ब्लड कैंसर होते हैं वो अलग अलग टाइप के ब्लड कैंसर होते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड के कैंसर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। पब्लिक के लिए सारा ब्लड कैंसर है, लेकिन अगर मेडिकली बोलोगे तो ब्लड कैंसर के भी सब टाइप्स बहुत सारे होते हैं। तो किस किस तरीके के ब्लड कैंसर्स होते हैं? नॉर्मली हम ब्लड कैंसर को इस बात पे क्लासीफाई करते को तेजी से फैलने वाला या धीरे धीरे फैलने वाला। तो एक्यूट ब्लड कैंसर है या क्रॉनिक ब्लड कैंसर है। आपने सुना होगा ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को मेडिकल टर्म ल्यूकीमिया होता है। सो एक्यूट ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक ल्यूकीमिया में करते हैं। दूसरा सेल ऑफ ऑरिजिन कि भाई वो लिम्फोसाइट से आ रहा है तो लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया हो गया, माइलोसाइट से आ रहा है तो माइलोसिटिक ल्यूकीमिया हो गया। लाइक एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, इस तरीके से क्लासिफिकेशन होते हैं। डॉक्टर चौधरी, आपके क्लिनिक में बहुत से लोग आते होंगे, हॉस्पिटल में बहुत से पेशेंट्स होते होंगे, आपको क्या लगता है कि क्या शुरुआती दौर में ब्लड कैंसर को पहचानना, इनके लक्षणों को पहचानना मुश्किल होता है? अगर पब्लिक या कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट की बात करें, अगर वो अवेयर है, उसने सुना हुआ है कि ब्लड कैंसर हो सकता है कि ब्लड कैंसर नाम की कोई बीमारी होती है और उसको कुछ लक्षण के बारे में पता है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। जैसा कि मैंने जो सिम्टम बताए वो बहुत ही आम सिम्टम है और कोई भी उसको भांप सकता है जी। पर प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ लोग इग्नोरेंट होते हैं, जहाँ लोगों में अवेयरनेस नहीं होती। तो जब किसी को कमजोरी होती है तो वो ये मान के चलता है कि हाँ कमजोरी ऐसे होगी, मैंने तो वैसा काम कर लिया था इसलिए कमजोरी होगी, या ज़्यादा काम कर लिया था इसलिए कमजोरी होगी। और जब फर्स्ट जो फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, अगर उनको भी इस बारे की नॉलेज नहीं होती तो आयरन की टैबलेट या न्यूट्रिएंट के सप्लीमेंट्स दे देते हैं। जी। और कई बार इस प्रोसेस में टाइम वेस्ट हो जाता है। जी जी। तो ये प्रोसेस में जब टाइम वेस्ट होता है तो आई थिंक स्टेजेस काफ़ी आगे बढ़ जाते होंगे। और कौन सा स्टेज डॉक्टर चौधरी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और कितने स्टेजेस होते हैं ब्लड कैंसर के? अगेन ये आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जहाँ हम कैंसर की बात करते हैं तो स्टेजिंग का सवाल ऑटोमेटिकली पूछा जाता है। पर जब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्टेजेस होती है कैंसर की वो सॉलिड कैंसर्स के लिए रिजर्व की जाती है। नॉर्मली हम ब्लड कैंसर में स्टेजेस नहीं होती। अच्छा जी। ब्लड कैंसर मतलब ब्लड कैंसर।
उसमें हम क्या करते हैं, उसमें टेस्ट करने के बाद में उससे प्रोग्नोस्टिक इंडिकेशन करते हैं कि पेशेंट का रिजल्ट क्या रहने वाला है, वो रिस्क में क्या कहाँ बैठता है, क्या वो लो रिस्क का ब्लड कैंसर है या इंटरमीडिएट का ब्लड कैंसर है या हाई रिस्क का है। अच्छा। तो उसमें रिस्क क्लासिफिकेशन होती है, लो, इंटरमीडिएट एंड हाई रिस्क। अच्छा। इस तरीके से क्लासिफिकेशन थी। ब्लड कैंसर में नॉर्मली स्टेजिंग नहीं की जाती। जी, यहाँ पे एक बहुत अलग सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, हालांकि मैं बहुत कुछ नहीं जानती ब्लड कैंसर के बारे में। ब्लड हमारे पूरे शरीर में फैलता है, चलता रहता है वेन्स के थ्रू, तो क्या जब ब्लड कैंसर होता है तो उसको क्योर करना, इसकी दवाइयाँ देना ज़्यादा मुश्किल होती है, इसकी ट्रीटमेंट ज़्यादा मुश्किल होती है? क्योंकि ऐसे किसी बॉडी पार्ट में कैंसर हो, हम ट्यूमर काट के निकाल सकते हैं, हम मस्केटॉमी कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, लेकिन ब्लड कैंसर क्या कुछ ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? अगेन वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही ब्लड कैंसर का डायग्नोसिस होता है लोगों के दिमाग में इतना भय और डर बैठ जाता है कि भी ब्लड कैंसर इनक्योरेबल है। लेकिन मैं यहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। ये मोर और लेस एक मिथ है। तो कई टाइप के ब्लड कैंसर ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट बाकी सॉलिड कैंसर के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छे होते हैं। जी जी। सिर्फ शर्त ये है कि वो टाइम से डायग्नोसिस हो जाए और सही ट्रीटमेंट ले लिया जाए। जी। तो जैसे मैंने बताया कि स्टेजिंग नहीं होती, लेकिन रिस्क क्लासिफिकेशन जरूर किया जाता है। उनको हम लिखते हैं कि लो रिस्क है, इंटरमीडिएट है, हाई रिस्क है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए जाते हैं और मोर और लेस वर्ल्ड वाइड प्रोटोकॉल्स स्टैंडर्ड होते हैं। उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर वो लो रिस्क है या एक पर्टिकुलर टाइप का ब्लड कैंसर है तो उन्हें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं यहाँ तक ये भी जोड़ना चाहूँगा, कुछ ऐसे ब्लड कैंसर भी है जिनका इलाज सिर्फ टैबलेट से हो जाता है। अच्छा, सिर्फ दवाइयाँ खाने से भी वो ठीक हो सकती है? हाँ बिल्कुल। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, एक CML टाइप का बीमारी होती है, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। वो भी अगेन एक ब्लड कैंसर ही है, लेकिन उसकी आजकल के टाइम में एक टैबलेट आ गई पिछले 10 या 15 साल से। तो उसमें कोई कीमोथेरेपी वगैरह की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एकमात्र टैबलेट होती है और कई बार उस टैबलेट से लोग 10-20 साल ठीक रहते हैं। जी जी। तो कहने को वो ब्लड कैंसर है, पर उसके रिजल्ट एक डायबिटीज या हाइपरटेंशन की बीमारी के बराबर रिजल्ट रहने लग जाते हैं। अच्छा, तो दवाइयों से भी ठीक हो सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हो गया हो तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट पे जाते हैं। यहाँ डॉक्टर चौधरी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी को ब्लड कैंसर है, ये डायग्नोज हो गया है, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है और किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं? एक बार ब्लड कैंसर डायग्नोज हो गया और उसका रिस्क क्लासिफिकेशन हो गया तो फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट में नॉर्मली ब्लड कैंसर में कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है। कीमोथेरेपी का मतलब होता है, कीमोथेरेपी का मतलब ये होता है कि कैंसर की जो दवाई होती है उसी को हम ग्लूकोज की RL या नॉर्मल सलाइन की बॉटल में मिक्स करके उसको चढ़ा देते हैं, उसी को कीमोथेरेपी होता है। कई बार लोगों के दिमाग में ये भी मत होता कि कीमोथेरेपी में जलाया जाता है, दर्द होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ ग्लूकोज की बॉटल में कैंसर की मेडिसिन मिक्स की जाती है और पेशेंट को चढ़ाया जाता है। वो प्रॉपर प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाता है, उस बीमारी, उस एज के पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या है, उसको कैंसर कैसा है, किस टाइप का कैंसर है, उसका रिस्क क्या है, उस हिसाब से उसके प्रोटोकॉल को डिसाइड करके कैंसर का शेड्यूल बनाया जाता है ट्रीटमेंट का। इसी शेड्यूल से ट्रीटमेंट किया जाता है। मोस्टली कितने दिन लग जाते हैं प्रॉपर ठीक होने में? बड़ा ब्रॉड सा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे कैंसर होते हैं, कुछ कैंसर होते हैं जो उसके अकॉर्डिंग। हाँ, स्टेज और सब टाइप क्या है। जैसे AML का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, तो उसको हम 7 दिन कंटिन्यू कीमोथेरेपी देते हैं, जिसको इंडक्शन कीमोथेरेपी देते हैं। फिर हम 28 डेज के बाद फिर से बोन मेरो करके देखते हैं कि अभी बोन मेरो में बिल्कुल ठीक हो गया कि नहीं हो गया। अगर ALL का है तो उसका अलग इंडक्शन थेरेपी होता है। अगर CLL है, अगर वो भी ब्लड कैंसर, उसका अलग कीमोथेरेपी होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ब्लड कैंसर एंड द रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कीमोथेरेपी डिसाइड की जाती है। नॉर्मली ब्लड कैंसर में सर्जरी का कोई रोल नहीं होता। अच्छा। कुछ ब्लड कैंसर होते हैं जहाँ पे रेडियोथेरेपी का भी रोल होता है, अदरवाइज रेडियोथेरेपी का भी खास रोल नहीं होता। यहाँ पर क्या हेरिडेटरी की बात अगर करेगा, अगर किसी के परिवार में पहले से चला आ रहा है तो क्या बच्चों को भी हो सकता है, आगे आने वाली जनरेशन को भी हो सकता है ब्लड कैंसर? हेरिडेटरी है ये? मोस्टली जो ब्लड कैंसर है वो एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड है, बट देयर आर सर्टेन परसेंटेज ऑफ केसेस जो हेरिडिटी में भी रन करते हैं। जी, इसके क्या रीज़न है ब्लड कैंसर के? जैसे आपने बताया इन्वायरमेंट फैक्टर, क्या रीज़न है एग्जैक्टली कि हमें ब्लड कैंसर हो सकता है? If you ask me the exactly what is the cause, then there is no such cause established. Okay. Right. But what we can talk about is the risk factors. जी.
कि भाई कैंसर के क्या क्या रिस्क फैक्टर है। जिस तरीके से जनरलाइज बाकी कैंसरों के रिस्क फैक्टर, उसी तरीके से ब्लड कैंसर के रिस्क फैक्टर होते हैं। देयर इज़ नो वन स्पेसिफिक कॉज कि भाई ये करोगे तो कैंसर हो ही जाएगा, ऐसा कोई आज की डेट में कोई भी एस्टेब्लिश रिस्क फैक्टर या कोई कारण नहीं पता चला। लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत सारे होते हैं, जैसे आज की जो लाइफस्टाइल है, हेक्टिक लाइफस्टाइल, जहाँ पे आपकी नींद कम हो गई है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, खान पीन में वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, आपका इरेगुलर खाना पीना हो गया, स्लीप कम हो गई है, इन्वायरमेंट के पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हो गए, टोबैको सेवन बहुत हो गई, ये सारे कंबाइन करके रिस्क बढ़ा देते हैं। पर अगर कोई ये पूछे कि नहीं ये करने से कैंसर पक्का ब्लड कैंसर हो ही जाएगा, तो इसका सवाल शायद ना आए। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि नहीं ये नहीं करने से पक्का ब्लड कैंसर नहीं होगा, तब भी शायद सवाल का जवाब ना रहेगा। जी जी, यहाँ थोड़ा सा डाइट जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक लेते हैं। सो इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। वी विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि किस तरीके का डाइट रखें, किस तरीके की एक्सरसाइज करें कि हम ब्लड कैंसर से बच सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ हैं सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आर.के. चौधरी। डॉक्टर चौधरी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने डाइट और एक्सरसाइज का ब्लड कैंसर से क्या रिलेशन हो सकता है ये जानना चाहा था। क्या हम अच्छी डाइट लें, फ्रूट्स खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें तो क्या ब्लड कैंसर को रोक सकते हैं, उससे बच सकते हैं? देखो सुना, मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा कि जो डाइट, अच्छी डाइट या रेगुलर एक्सरसाइज या वेट मेंटेन करके रखना सिर्फ ब्लड कैंसर के रिस्क को कम करता है, बल्कि बाकी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी देता है। जी। बहुत सारी शरीर में अगर टॉप टू बॉटम सारी चीज़ों को लेके तो सारी चीज़ों में हेल्प ही करता है। हार्ट की बीमारियां कम हो जाती है, लंग्स की बीमारियां कम हो जाती है, बाकी के कैंसर के रिस्क होती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आप यू नेम इट एंड इट कम्स इनटू दैट। हमने भी कई सारे शोज यहाँ किए हैं और हर बार जो भी डॉक्टर आते हैं, किसी भी तरह की बीमारी हो, एट लास्ट वो कंक्लूजन पे डाइट और एक्सरसाइज पे ही बात रुकती है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण रोल है डाइट एंड उसका है। तो अगर इस तरीके से डाइट पे बहुत ही ज़्यादा जिस टाइप की इस टाइम पे जो लाइफस्टाइल चले, लोगों के पास ही नहीं, टाइम ही नहीं, वो इंडोर में रह गए, बहुत जाते नहीं, नेचर से बिल्कुल दूर हो गए। सो इनका बहुत ज़रूरी है। तो कुछ टॉप 3 बातें या टॉप 5 बातें आप पब्लिक को बताना चाहें? एक डाइट में रेगुलर डाइट ले जी, फ्रूट्स वगैरह डाइट में ज़्यादा ले, स्लीप, अपनी जो नींद है वो पूरी करे, टाइम से सोए, टाइम से उठे, और रेगुलर एक्सरसाइज करें। फिजिकल वर्कआउट बहुत जरूरी है ताकि अपना वेट मेंटेन करके रखें। अगर वेट बढ़ने से बहुत सारी बीमारियों का रिलेशन रहता है। अच्छा खान पान और एक्सरसाइज से हम ब्लड कैंसर से रोक सकते हैं, फिलहाल बचाव कर सकते हैं। यहाँ हम ब्रेक पर जाने से पहले आपने कीमोथेरेपी के बारे में भी बात की थी कि जब भी किसी को ब्लड कैंसर होता है और कैंसर्स की तरह उन्हें भी कीमोथेरेपी दी जाती है, कुछ ड्रग्स से भी वो ठीक हो सकते हैं। तो कीमोथेरेपी क्या दूसरे कैंसर्स की कीमोथेरेपी से अलग होती है ब्लड कैंसर की, और क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? ये 2 सवाल है, दोनों को मैं सेपरेट लेना चाहूँगा। पहला सवाल आपने पूछा कि क्या बाकी ब्लड कैंसर की और बाकी कैंसर की कीमोथेरेपी अलग होती है? कीमोथेरेपी सेम होती है। कीमोथेरेपी का मतलब मैंने जैसे बताया कि जो एंटी कैंसर थेरेपी होती है उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। सिंपल वे में दी जाती है, ग्लूकोज की बॉटल में मिक्स करके दी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बाकी की कैंसर होती है वो बड़ी डिफाइंड कीमोथेरेपी होती है, जैसे 6 मंथ का थेरेपी हो गया, 2 मंथ्स का थेरेपी हो गया। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो हम जैसे 4 कीमोथेरेपी प्लस 4 कीमोथेरेपी 8 कीमोथेरेपी देके ख़त्म कर दिया। लेकिन ब्लड कैंसर में कुछ कैंसर जैसे ALL की बात करें, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, तो उनकी कैंसर की कीमोथेरेपी सालों साल चलती है, लगभग 2.5 से 3 साल तक का कीमोथेरेपी चलता है। और यहाँ पे ये मेंशन करना भी जरूरी है कि जो पेशेंट को तकलीफ होती है वो तो 1-2 महीने में ठीक हो जाती है। जी जी जी। और पेशेंट को लगने लगता है तो बिल्कुल ठीक हो गया, उसके ब्लड टेस्ट ठीक हो जाते हैं। चाह रही थी कि अगर ब्लड कैंसर एक बार ठीक हो जाए तो क्या वो वापस लौट के आता है, और पेशेंट्स का क्या रिएक्शन होता है इतने लंबे ट्रीटमेंट से?
खासकर ALL के ट्रीटमेंट में बड़ा मुश्किल होता है कि पेशेंट को बार बार बुलाना, जैसा मैंने बताया कि 2 महीने 3 महीने के बाद में उसके टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लग जाती है, उसका बोन मेरो करते हैं उसमें कैंसर नहीं आता, उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन ठीक है, वाइट सेल ठीक है, प्लेटलेट ठीक है, लेकिन फिर भी उसको कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है। ज़रूरत इसलिए होती है कि उसके कम बैक के रिस्क बहुत ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पे पेशेंट को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। पेशेंट को लगता है मैं ठीक हूँ और वो कई बार लॉस्ट टू फॉलोअप हो जाता है, गायब हो जाता है और उसका नुकसान ये होता है कि वो कई बार बीमारी कम बैक हो जाती है और उसको, जिसको मेडिकल टर्म में रिलैप्स ल्यूकीमियाज बोलते हैं, उनको ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो दैट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो जब तक ये ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसा डॉक्टर चौधरी बता रहे हैं कि हमें पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, पूरी दवाइयाँ लेनी चाहिए। और यहाँ पे डॉक्टर चौधरी मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कुछ, जैसा आपने बताया, पेशेंट्स खो देते हैं और ट्रीटमेंट के बीच में ही छोड़ देते हैं, तो क्या आफ्टर ट्रीटमेंट अगर उन्होंने पूरा इलाज लिया है, मेडिसिन ली है, ठीक हो गए हैं, उसके बाद भी क्या ब्लड कैंसर होने के, वापस लौटने के चांसेस हैं? बिल्कुल, कोई भी कैंसर जब एक बार ठीक हो जाता है तो इमीडिएटली ठीक होने के कुछ टाइम तक, जैसे 2 से 3 साल तक, उनकी बीमारियों का वापस आने की रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है, रिस्क ऑफ रिकरेंस या रिस्क ऑफ रिलैप्स कम होती जाती है। नॉर्मली मेडिकल टर्म में हम लेते हैं कि 5 ईयर हो गए तो उसको हम क्योर डिक्लेयर कर देते हैं। फिर उसकी रिस्क 0 तो नहीं हो जाती, लेकिन फिर उसकी रिस्क पॉपुलेशन, जो बाकी की पॉपुलेशन होती है, बाकी की जनता होती है, उतनी रहती है। जी, यहाँ पे डॉक्टर चौधरी मैं जानना चाहूँगी कि जो लिम्फोमा होता है वो भी एक ब्लड कैंसर है? लिम्फोमा एग्जैक्टली है क्या? एग्जैक्टली लिम्फोमा एक टाइप का जो कैंसर है, जो लिम्फ नोड का कैंसर है बेसिकली। जो हमारे गले में या बगल में लिम्फ नोड्स की गांठें जो नॉर्मली होती है, ये हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है जी। इस जो लिम्फ नोड का जो कैंसर होता है उसको हम लिम्फोमा बोलते हैं। ये भी एक कैंसर है, ब्लड कैंसर का ही पार्ट माना जाता है, पर इसके रिजल्ट्स ब्लड कैंसर या बाकी के कैंसर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, जल्दी क्योर हो सकता है? जल्दी क्योर होता है, ट्रीटमेंट थोड़ा कम होता है, लेस टॉक्सिक होता है, लेस कॉस्टली भी होता है जी। तो ओवरऑल ये कैंसर बेटर माना जाता है। उसका भी, उस लिम्फोमा को भी हम नॉर्मली 2 भागों में डिवाइड करते हैं, हॉजकिंस लिम्फोमा या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। अच्छा, सो हॉजकिंस लिम्फोमा की तो रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। अगर स्टेज 1-2 का है तो आप ये मान के चलिए मोर देन 98% क्योर रेट है जी। इस तरीके का रिजल्ट। जो लिम्फोमा आप बता रहे हैं, यहाँ से कुछ जुड़ा हुआ है, लिम्फोमा का एग्जैक्टली सिम्टम क्या होता है, लक्षण क्या होता है, कैसे व्यूअर्स पहचान सकते हैं कि लिम्फोमा है? लिम्फोमा का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम आता है वो आता है लिम्फ नोड की जो गांठें होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। जैसे गर्दन में तो गर्दन में गांठ हो जाएगी, बगल में तो बगल में गांठ होगी, अगर पेट में तो पेट में गांठ हो जाएगी। साथ ही साथ पेशेंट को फीवर हो जाता है, वजन कम हो जाता है और भूख का कम लगना आता है। इस तरीके के सिम्टम होते हैं जी। लिम्फोमा के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं इसके? अगर लिम्फोमा का जो मेन ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी है, कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी। यहाँ पे जैसा बता रहे ट्यूमर हो जाता है, गांठ हो जाता है, तो आई थिंक वही कट करके आई थिंक हो जाता है। सर्जरी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? सर्जरी का लिम्फोमा में कोई रोल नहीं आज की डेट में, जहाँ पे इतनी अच्छी कीमोथेरेपी अवेलेबल है। सो मल्टी कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी बोलती है, जिसमें 3-4 दवाइयाँ मिला के हम कीमोथेरेपी करते हैं। तो कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर द लिम्फोमा ट्रीटमेंट। सो देयर इज नो रोल ऑफ सर्जरी। कई बार अगर लिम्फ नोड की गांठ जो ट्यूमर होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें फिर कीमोथेरेपी के बाद में रेडिएशन या रेडियोथेरेपी का भी रोल आ जाता है जी। पर सर्जरी का ऐसा कोई रोल नहीं जी। यहाँ माइलोमा को भी जानना बहुत ज़रूरी है। माइलोमा क्या है सर, और इसका ब्लड कैंसर से क्या रिलेशन है? माइलोमा भी एक तरीके का ब्लड कैंसर ही है, क्योंकि ये ब्लड सेल से ही बनता है। ये प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर बोलते हैं। जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है जी। तो अगेन प्लाज्मा सेल में एबनॉर्मलिटी होती है तो उसमें मल्टीपल माइलोमा आता है। मल्टीपल माइलोमा की खास बात होती है, जो प्लाज्मा सेल्स एक्स्ट्रा बन जाते हैं उससे एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं। वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ब्लड में जाते हुए किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। ओके, अच्छा। दूसरा जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो बोन्स में, जो हमारी हड्डियां होती है उसमें डिपॉजिट हो जाती है, उसमें लीजन कर देते हैं। अच्छा। और प्लाज्मा सेल की खराबी की वजह से बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो उन चीज़ों से अगर वो किडनी में खराब हो जाती है तो किडनी फेल हो जाती है, तो वो किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो सबसे पहले पता चलेगा किडनी खराब है, और धीरे धीरे और टेस्ट करने के बाद में पता चलेगा उसको मल्टीपल माइलोमा जी जी। अगर उसकी बोन्स में बीमारी पहुंच गई है तो हो सकता है उसको कमर में दर्द हो, और कमर दर्द की वजह से वो ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएंगे। ऑर्थोपेडिक्स वाले टेस्ट करने के बाद में पता चलता है कि उसको मल्टीपल माइलोमा। प्लाज्मा सेल में इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसको बार बार इन्फेक्शन लग जाते हैं। तो प्लाज्मा सेल के कैंसर को कहा जा सकता है कि माइलोमा होता है। एग्जैक्टली, प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है उसको मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। अच्छा, और इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट क्या है सर? अगेन ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी और ड्रग्स से हो सकता है। जो आप दवाइयों की बात कर रहे हैं सर, क्या दवाइयाँ भी डॉक्टर चौधरी उसकी साइड इफेक्ट्स हैं?
मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज की डेट में जितनी रिसर्च मेडिकल फील्ड और ख़ासकर ऑन्कोलॉजी और ब्लड कैंसर से रिलेटेड हो रही है, उसमें बहुत सारी सेफ मेडिकेशंस आ गई है। सो व्हेन एवर वी स्टार्ट ए ट्रीटमेंट, व्हाट वी डिसाइड कि उस ट्रीटमेंट से पेशेंट को बेनिफिट कितना और नुकसान कितना। जी। सो वी कंपेयर बेनिफिट एंड द नुकसान। अगर हमें देखता है कि हाँ फ़ायदा बहुत ज़्यादा है और नुकसान बहुत कम है, तो ऑब्वियसली हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जी, यहाँ पे अप्लास्टिक एनीमिया को भी मैं जानना चाहूँगी। अप्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं कि बहुत इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर है, ब्लड कैंसर है, क्या ऐसा है या फिर सिर्फ खून की कमी या प्लेटलेट का ना बनना ही अप्लास्टिक एनीमिया है? एप्लास्टिक एनीमिया एक ब्लड कैंसर नहीं है। जी जी जी। वो नॉर्मली बोन मेरो फेलियर हो जाता है। जैसा हम शुरुआत में बता रहे कि बोन मेरो जो होता है वो एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे ब्लड बनता है। वहाँ पे जब बोन मेरो फेल हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है, तो ऑब्वियसली हमारा ब्लड बनना बंद हो जाता है। उसको एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। वो कई बार ऑटो इम्यून सिस्टम के तकलीफ की वजह से होता है कि हमारी बॉडी में ही हमारी इम्यूनिटी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं। जी। तो बेसिक ट्रीटमेंट का मकसद उसमें ये होता है कि एंटीबॉडीज को ख़त्म कर दो। जी। तो उसमें हम थेरेपी देते हैं। और तो क्या कारण होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, इतने सारे ब्लड कैंसर्स के रूप हमने डिस्कस किए, बट लास्टली वो बोन मैरो पे ही बात आ जाती है। बोन मैरो अगर ठीक से नहीं सेल्स बना रहे हैं वो तभी हमें ब्लड कैंसर होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसा तरीका है कि हम बोन मैरो को हेल्दी रख सकें, उसमें ऐसे फॉल्ट आए ही ना? देखो, बोन मैरो पे जो फॉल्ट आते हैं वो जेनेटिक लेवल पे आते हैं, जी, जीन्स लेवल पे। और जीन्स लेवल में कुछ जो फैक्टर्स होते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं या हेरिडिटी फैक्टर, जैसे हमने डिस्कस किया कि फैमिली से रन कर सकते हैं। सो दो टाइप के फैक्टर हो गए। एक फैक्टर ऐसे हो गए जिन पे हमारा कंट्रोल है, जो जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर। दूसरा है हेरिडिटरी में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो वी शुड टॉक ऑन फोकस ऑन द दोज फैक्टर्स विच वी कैन कंट्रोल। तो जिसमें डाइटरी फैक्टर्स हो गए, हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। तो जो हमने डिस्कस किए वही वाले फैक्टर है जी, जिनको हम फॉलो करके रिस्क कम कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर चौधरी, आपने पूरे शो में कई बार आपने बताया कि अच्छी डाइट खाना, उसके बाद एक्सरसाइज अच्छे से करना, ये सारी चीज़ें रूटीन फॉलो करें और स्ट्रेस वो ना रहे हमारे जीवन में, तो हमें ब्लड कैंसर से हम बच सकते हैं। और कोई टॉप 3 टिप्स आप ऐसा देना चाहेंगे या उसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे? पहला डाइटरी फैक्टर के बारे में करें जो हमारे हाथों में है। सो डाइट को अपना संतुलित आहार ले जी, रेगुलर टाइम पे आहार ले जी, और मील मिस ना करें। खास करके अपने जो खाने का दिन का पहला मील होता है उसको प्रॉपर जरूर लिया करें। फ्रूट्स और थोड़ा सा रफ, और डाइट में फ्रूट्स एंड जो रफेजेस वगैरह भी उसको ज़्यादा रखें। बिल्कुल। सेकंड, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अपना बॉडी वेट जो उसको मेंटेन करें, उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़े, वॉक करनी पड़े या योगा करना पड़े। एंड थर्ड है तो लाइफस्टाइल में जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उनकी मात्रा को कंट्रोल करके रखें और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से बच के रखें अपने आप को। जी। डॉक्टर चौधरी, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से हेल्दी लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। मैं ही कई लोगों को जानती हूँ जो आर्मी में है और आर्मी पर्सन से ज़्यादा लोग हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते, तो उनको भी कई बार ये ब्लड कैंसर होता है। तो क्या ये जेनेटिक है या फिर कुछ और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिससे हो सकता है? जैसा कि हम शो के शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे कि ये जितने भी हम बात करें ये रिस्क फैक्टर है जी। सो देयर इज नो 1-to-1 कॉजेशन कि भाई ऐसा होगा तो कैंसर हो ही जाएगा या ऐसा नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा। हाँ। तो उसी पे आपका सवाल आ जाता है कि जिनका कोई ऐब नहीं है, जिन्होंने कोई स्मोकिंग नहीं करी है, जो फिट है, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% इम्यून है जी जी। तो उसमें और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आज की डेट में अभी हमें पता भी नहीं है जी जी जी। तो उनको भी रिस्क तो रहता ही है, पर ऑब्वियसली उस पॉपुलेशन से उनको रिस्क कम है जी। तो बात वहीं आ जाती है कि हम फिलहाल बचने के लिए ब्लड कैंसर से अपना हेल्थ, अपनी डाइट, अपना एक्सरसाइज जो रूटीन है हमारा, उसको अच्छे से फॉलो करें। डॉक्टर चौधरी, आप हमारे शो में आए, इतनी सारी जानकारियाँ दी, इतनी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैसे तो ब्लड कैंसर के सिम्टम्स का शुरुआती दौर में पता नहीं चल पाता, जिसकी वजह से ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। इसलिए हर किसी को इसके शुरुआती लक्षणों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे समय रहते ही इसका इलाज करवाया जा सके। ज़रा सा खुद पर ध्यान देकर और अपने छोटे छोटे सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करके आप ब्लड कैंसर को शुरुआती दौर में ही सही ट्रीटमेंट करवाकर इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? अपनी राय हमें feedback@indiascience.in पर देकर ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड टेक केयर।